हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल इसके पहले की क्लास में मैं पोषक तत्व पढ़ा रही थी और उसी को मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ाया था। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप उसके विषय में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वह ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व थे। आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ प्रोटीन, ये शरीर निर्माणक पोषक तत्व है, जिससे शरीर के निर्माण में सहायता मिलती है। और नाम से ही स्पष्ट है, देखिए प्रोटीन शरीर निर्माणक है। इसके पहले की क्लास में भी मैंने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता ही रखा था कि कौन सा तत्व हमारी बॉडी में कैसा कार्य करता है। तो आप इसको देख लीजिए। प्रोटीन की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ही है पहला या प्रथम। पहला या प्रथम, पहली श्रेणी का। इसको एक उत्तम पोषक तत्व की संज्ञा दी गई कि ये शरीर के लिए आवश्यक है ही, क्योंकि यह शरीर का निर्माण भी करता है। यदि शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो उसके स्थान पर यह ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करता है। हमारे तंतुओं के टूट फूट की भी मरम्मत करता है। ऐसे ये इतने कार्य करता है कि इसके अभाव में शरीर दुर्बल होता चला जाएगा, हमेशा मांसपेशियों में दर्द रहेगा और शरीर सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक पोषक तत्व है। एक चीज आप समझ लीजिए, पोषक तत्व एक लंबा चैप्टर है जिसमें आपको 6 पोषक तत्वों को पढ़ना है। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही पढ़ा रही हूँ, आगे इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। और यह हर एग्जाम में आने वाला चैप्टर है, क्योंकि पोषक तत्व या आहार से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आए, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम है, चाहे वो आपके बोर्ड्स के एग्जाम है या यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए इसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैंने क्या बताया, ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रथम या पहली श्रेणी का, या प्रथम या पहली श्रेणी का पोषक तत्व माना गया। अब आप समझिए, अब आप यह जानिए कि इसकी संरचना कैसे हुई है। इसकी संरचना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से हुई है। देखिए, अभी तक आपने जितने पोषक तत्व पढ़े उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में ये चीज आता है कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आप तुरंत लिखेंगे प्रोटीन। देखिए, एक क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ गया कि नाइट्रोजन किस पोषक तत्वों में पाया जाता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। अब यह प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, जो शरीर के लिए आवश्यक भी है और अनावश्यक भी है। इस चीज को आप समझिए। ऐसा नहीं कि 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही हैं। सिर्फ इसमें से 9 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, बाकी अनावश्यक और सशर्त, मतलब शरीर के लिए एक शर्त के साथ कार्य करते हैं। और ये जो आवश्यक है ये शरीर में एकत्रित नहीं होते, संग्रहित नहीं होते, और जो या 11 प्रकार के बच रहे हैं यह शरीर द्वारा ही निर्मित होते हैं, शरीर के अंदर से ही यह निर्मित होते हैं। अब 9 अमीनो अम्ल जो हमारे लिए आवश्यक हैं, इनके नाम मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आवश्यक अम्ल लिखकर क्वेश्चन में आता है कि आवश्यक अम्ल के नाम लिखे। हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलानिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन, ये आपके आवश्यक अमीनो एसिड हैं। अनावश्यक का नाम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, अगर जरूरत पड़ेगी जब मैं शार्ट्स पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगी। ये आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है ही है। ठीक है, इसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती ही होती है और इसको हमें ग्रहण करना है। ये संग्रहित नहीं होते, इसको लिया जाता है और या निकल जाते हैं अपना कार्य करके। ठीक, अमीनो अम्ल जिस बंध के साथ जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और उठ कर आ रहा है कि अमीनो अम्ल जिससे जुड़ते हैं, जो जिस बंध का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेप्टाइड बंध कहते हैं।
ये सब आप लोग याद रखिए, बाद में जब छोटे छोटे क्वेश्चन आप करेंगे तो यही सब क्वेश्चन कि किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन में, अमीनो अम्ल किसमें पाया जाता है, जैसे निर्माण किस पोषक तत्व का होता है, तो प्रोटीन में आप देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, या लाइसिन कैसा अमीनो अम्ल है, या हिस्टिडीन कैसा अमीनो अम्ल है। इसके अलावा सेरीन वेरीन है, वो सब अनावश्यक में है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। ऐसे ही पोषक तत्वों का नाम लिख के आ जाता है। ट्रिप्टोफैन क्या है, ट्रिप्टोफैन क्या है, तो वहां पर आपको जब आप वहां लिखा रहेगा अमीनो एसिड है, आवश्यक है, प्रोटीन है, कुछ भी उससे रिलेटेड लिखा रहेगा तो वहां पर आपको ध्यान देना है क्या है। और फिर क्योंकि आप जब उसके बारे में पढ़े रहेंगे, उसका नाम सुने रहेंगे, एक आप चीज जान लेते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे कल मैंने पढ़ाया कि आपके कार्बोहाइड्रेट का मैंने पॉली डाई मोनो सारा पार्ट्स पढ़ाया, वसा के बारे में मैंने, तो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। अब कोई पूछ ले मोनोसैकेराइड्स क्या है तो आपको पता ही नहीं मोनोसैकेराइड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, या संतृप्त वसा क्या है आपको पता ही नहीं है। तो ये सब चीजें कि किसी भी चीज का नाम, अभी तक जैसे आप पोषक तत्व पढ़ते थे 6 प्रकार का, लेकिन उसके अंदर के पार्ट्स क्या हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये सब चीजें आपके कोर्स में शामिल होने लगती हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जिस बंध के साथ जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है उसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब सब में आपने पढ़ा है कि 1 ग्राम प्रति ग्राम प्रोटीन से जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी इतनी ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है 4.2, और वसा से 9.3 के करीब ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इतना चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीक भाषा से ये लिया गया है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बना है। इसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से इसका निर्माण होता है, जिसमें 9 जो है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, यहाँ मैंने उनके नाम मेंशन कर दिए हैं। जिस बंध के साथ यह निर्मित होता है उसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। प्रति ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसके स्रोत, प्रोटीन के स्रोत सभी प्रकार की दालें, जिसमें आप समझ लीजिए कि प्राकृतिक रूप में सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में देखने को मिलती है। लगभग 40 से 45% जो है प्रोटीन हमें सोयाबीन में मिलेगी। प्राकृतिक रूप में जो मिलती है सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा दूध, पनीर, दालें, क्योंकि जो 2 तरह की 2 बंधुओं से मिलकर जो दालें बनती हैं, 2 दलीय अनाज जो होता है वो दालें हैं, और उनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, जैसे राजमा है, सोयाबीन है, इसमें अच्छी मात्रा देखने को मिलती है। मांस में, मछली में, अंडा में, इसमें आपको पनीर की अच्छी मात्रा देखने को मिलेगी। ये इसके स्रोत है। अगर हमको प्रोटीन प्राप्त करना है दैनिक आहार में तो इसमें से कुछ ना कुछ हमको ग्रहण करना है। दूध पीजिए, पनीर खाइए, दालों का प्रयोग करिए, सब बदल बदल के दालें खाइए। और जो लोग मांसाहार खाते हैं वो मांस, मछली, अंडा इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका कार्य से मैंने बताया कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जैसे आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट था वैसे ये भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका कार्य, निर्माणात्मक कार्य तो है ही है, इसका नाम ही है कि ये निर्माणात्मक पोषक तत्व ही है। तो निर्माण करना, को नई कोशिकाओं का निर्माण करना, नई तंतुओं का निर्माण करना, जो ऊतकों में टूट फूट होती हैं उनकी मरम्मत करना, उनका निर्माण करना, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक। छोटे बच्चों में अगर इसकी कमी हो जाए तो तुरंत वृद्धि और विकास उनका अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अंगों में कहीं टूट फूट होती है तो जो उसकी भी मरम्मत होती है उसमें भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सहायता करती है। ठीक, अब आपको इतना समझ में आ गया कि निर्माणक है, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, ऊतकों का निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, अंगों में जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत करना, यह इसका मुख्य कार्य है। और वसा या कार्बोहाइड्रेट के अभाव में अगर कभी ऐसा होता है कि शरीर में इसकी अत्यधिक कमी हो जाए और प्रोटीन है तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए शरीर में ये किस किस रूप में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के रूप में।
ठीक है। रक्त में आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है, हीमोग्लोबिन के रूप में, फाइब्रिनोजन के रूप में और प्रोथ्राम्बिन के रूप में। ठीक, मतलब रक्त के निर्माण में सहायक है, फाइब्रोजन है, प्रोथ्राम्बिन है, ये रक्त के थक्के बनने में सहायक है। जैसे हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, फट जाता है, तो जो थक्के बनते हैं उनमें ये सहायक है। ये किस किस रूप में हमारे शरीर में मिल रहा है, ये चीज यहाँ पर मेंशन की है। हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्राम्बिन के रूप में शरीर में पाया जाता है। हड्डी में ये कोलेजन के रूप में होता है, हड्डी में ये कोलेजन के रूप में होता है। मांसपेशियों में ये एक्टिन या मायोसिन के रूप में होता है, मायोसिन या एक्टिन के रूप में होता है। और आप ये जान लीजिए कि सबसे प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में कोलेजन ही देखने को मिलता है। हड्डियों में कोलेजन के रूप में रहता है और मांसपेशियों में एक्टिन या मायोसिन के रूप में रहता है। बाल, नाखून, खुर, सींग, खुर और सींग ही आपको पता है जानवरों में पाई जाती है। ठीक है, खुर और नाखून यह जानवरों में पाई जाती है। इसमें यह अल्फा कैराटिन के रूप में रहता है। अल्फा कैराटिन, कैराटिन लिखिएगा। बाल, नाखून, खुर, सींग में यह अल्फा कैराटिन के रूप में मिलती है। गेहूं में, अब अनाज में आ जाइए, गेहूं में ये ग्लूटेन के रूप में होती है। अब देखिए ये कैराटिन है, इसको याद रखिएगा, अल्फा कैराटिन। इसमें रा पे आ की मात्रा कैराटिन है, अल्फा कैराटिन है जो बाल, नाखून, खुर और सींग में पाई जाती है। गाजर में कैरोटीन पाई जाती है, कैराटिन में कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन और इसमें अल्फा कैराटिन। अंडे के सफेद भाग में एल्ब्यूमिन और पीले भाग में विटेलिन। ये प्रोटीन के प्रकार हैं जो हमको प्राप्त होते हैं या जो हमारे शरीर में है। शरीर में हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन के रूप में, हड्डी में कोलेजन जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में है, मांसपेशियों में एक्टिन या मायोसिन के नाम से, बाल, नाखून, खुर, सींग में अल्फा कैरोटीन के रूप में, गेहूं में ग्लूटेन के रूप में, गाजर में कैरोटीन के रूप में, अंडे के सफेद भाग में एल्ब्यूमिन और पीले भाग में विटेलिन के रूप में यह पाया जाता है। यह आपका हो गया प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का जो प्रोटीन के जो भाग हैं, प्रोटीन के स्रोत हैं, प्रोटीन किस रूप में हमारे शरीर में, ये आपने पढ़ा। अब देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, बच्चों में क्वाशियोरकोर, बच्चों में ये रोग आप बार बार ये हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसका डिटेल भी पूछा जाता है, लिखने के लिए भी आता है। क्वाशियोरकोर, बच्चों में शारीरिक मानसिक वृद्धि रुक जाती है। अगर प्रोटीन की कमी, अभी यहाँ पे आपने पढ़ा कि यह वृद्धि एवं विकास में सहायक है, यहीं पर मैंने बता दिया था, यही चीज यहाँ पर आई। बच्चों में शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है और पेट उनका निकला निकला और फूला फूला दिखाई देता है, मतलब शरीर पतला हो जाएगा और पेट फूल आएगा, गोलाकार हो जाएगा। यह क्वाशियोरकोर रोग है जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। मैरास्मस, सूखा रोग जिसको कहते हैं, सूखा रोग जिसको कहते हैं, जिसमें स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, आंखें एकदम सूखी सूखी निकली निकली लगेंगी। ठीक है, शरीर सूख जाता है, वजन कम हो जाता है और वो मतलब बच्चा एकदम दुर्बल सा लगेगा, उसके हड्डियों में मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देगा और आंखें ऐसे निकली निकली सी लगेंगी, चेहरा वेहरा एकदम उसका सूख जाएगा। तो ये आपका प्रोटीन, जिसमें आपने प्रोटीन क्या है, कहाँ से इसका निर्माण होता है, कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, किस रूप में हमारे शरीर में ये पाया जाता है, अनाजों में किस रूप में पाया जाता है, यह पढ़ा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट जितना स्थूल, मतलब जो बड़े स्थूल मात्रा में थे, ये आपने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब आप आइए खनिज लवण, जितना सूक्ष्म है खनिज लवण आज हम पढ़ लेते हैं। विटामिन काफी लंबा चैप्टर है तो उसको हम आगे की क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण देखिए हमारे शरीर में ये सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं या पोषक तत्व हैं, जिसको रोगों से लड़ने वाले पोषक तत्वों की भी संज्ञा दी गई। खनिज और विटामिन जो है ये शरीर को रोगों से बचाते हैं, सुरक्षात्मक तत्व हैं,
इनकी कम मात्रा में जरूरत है, लेकिन जरूरत है। ठीक, अब ये अकार्बनिक पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मानव शरीर में 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है और इनका प्रमुख कार्य है शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं का नियंत्रण करना। अकार्बनिक पदार्थ है, मानव शरीर में 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है और इनका प्रमुख कार्य है अभिक्रियाओं को नियंत्रण करना। अब देखिए 29 खनिज तत्व तो काफी लंबा हो जाएगा। जो मेन खनिज तत्व हैं जिनको आपको ज्यादा जानने की जरूरत है, उन खनिज तत्वों को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है खनिज तत्वों का, जैसे कोई चीज लग रही है कि नहीं ये भी हमको जानना है, तो आप उसको नीचे अगर मेंशन कर देंगे तो मैं जब विटामिन पढ़ाऊंगी उसके साथ आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ है, मानव शरीर में 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि शरीर की अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। अब इसमें देखिए कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई खनिज तत्व हमारे शरीर में देखने को मिलता है वो कैल्शियम। क्यों? अब ये दिमाग से ही आप बता सकते हैं क्यों। क्योंकि हमारे शरीर में देखिए हड्डियां हैं, हड्डियों का निर्माण एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम से ही होता है। तो अधिक मात्रा में दिखाई ही देगा ये कि हड्डियों में और दांतों में जो हड्डियों का निर्माण आप देख रहे हैं, दांतों का निर्माण आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम के माध्यम से ही होता है। इसके स्रोत क्या है? दूध, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियों में यह मिलता है। दूध के सेवन से मांस या हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दिखाई देती है। इसके कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें देखिए आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, ऐंठन रहेगा, ऐसी सब बीमारी, शरीर थका थका सा लगेगा। क्योंकि जब कहीं दर्द रहेगा तो शरीर हमेशा थका थका सा ही दिखाई देता है। तो ये सब कैल्शियम की कमी है। ठीक, अब फास्फोरस। फास्फोरस यह भी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ यह तंत्रिका तंत्र को भी सही रखने में सहायक है। जो हमारे तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है या तंत्रिका तंत्र है, इसको भी सहायक रखने में फास्फोरस की अत्यधिक जरूरत होती है। और इसके साथ साथ हड्डियों और दांतों को भी यह मजबूत बनाता है। यह चावल, मूंगफली, सोयाबीन, पनीर में देखने को मिलता है। चावल, मूंगफली। अब इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र सही ढंग से कार्य नहीं करेगा, हड्डियों या मांसपेशियों में ऐंठन रहेगी हमेशा, इंसान सही से अपनी दैनिक दिनचर्या को कर नहीं पाएगा। अब आ गया आपका आयरन। आयरन, अब जो ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका मुख्य घटक जो है वह आयरन ही है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन ही है, रक्त के निर्माण में सहायक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में, रक्त के निर्माण में आयरन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके कमी से एनीमिया या रक्तक्षीणता जैसा रोग हो जाता है। हरी सब्जियों में, अमरूद में, अंगूर में, इन सब में यह प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। अंगूर में है तो किशमिश और मुनक्के में भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, रक्तक्षीणता या एनीमिया हो जाती है हरी सब्जी में, अमरूद में, अंगूर में, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि को सही ढंग से कार्य करने में सहायक है। सबको पता है कि आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है इसको आयोडीन ही नियंत्रित करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो घेंगा या गाइटर जैसा रोग हो जाता है, जिसमें गला सूज जाता है, यहाँ पर गांठ सी दिखाई देती है। इसके अलावा भी बहुत से इसके लक्षण हैं, जैसे शरीर का अचानक से दुर्बल होना, शरीर का अचानक से फूल जाना और उसके साथ साथ पैर वैर की हड्डियों में दर्द होना, मतलब कमजोरी से होता है। लेकिन जब थायराइड हार्मोन जो है वो अनियंत्रित होने लगता है तो शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता है। वो बच्चे हों या युवा हों, उनका कुछ ना कुछ, जैसे वो कोई भी कार्य करेंगे तो मानसिक रूप से भी सही नहीं होते। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा। वो अच्छे मतलब मंदबुद्धि, उसकी बुद्धि सही तरह से विकसित नहीं होगी। आयोडीन की कमी अगर गर्भावस्था के दौरान होती है तो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ पैदा
नहीं होता, इसलिए डॉक्टर जो है गर्भावस्था के दौरान इन सब चीजों की जांच कराते हैं। ये समुद्री भोजन में मिलता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में यह दूध और अंडा और मांस में भी देखने को मिलता है। देखिए, एक चीज सबके मन में ये है कि नमक खाने से आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। देखिए, नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है जिससे हमारे शरीर को प्राप्त हो, इसीलिए हमेशा अच्छे नमक का सेवन करना चाहिए। उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है। अब इतना आपको समझ में आ गया। इसके अलावा बहुत से खनिज तत्व हैं, ठीक है, फोलिक एसिड है, जिंक है, बहुत से हैं ऐसे, लेकिन वह आपको इतने उपयोगी नहीं है जितने आपके कोर्स में जो बार बार पूछे जाते हैं, वो सब हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। ठीक, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया 4, और जल में यही बता दे रही हूँ। सिर्फ विटामिन बचेगा तो वो एक क्लास में कवर हो जाएगा क्योंकि विटामिन काफी लंबा है। ठीक, अब जल को भी पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया। क्यों? क्योंकि जल ऐसा घटक है जिसके अभाव में ये सारे पोषक तत्व काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी पोषक तत्व का अवशोषण है, ठीक है, अंतर्ग्रहण है, उसका उसको शरीर में भेजना है, या उसको अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालना है, या शरीर भोजन के जो विषैले पदार्थ है, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसमें जितना है सब पोषक तत्व ही है, उसमें दूषित पदार्थ या विषैले पदार्थ भी होते जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और इन सब में सहायक जो होता है वह जल होता है। हमारे शरीर में का 65 से 70% भाग ही जल से बना होता है। तो ये क्या है, हमारा पाया जाता है। तो ये क्या है कि ये हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्वों की भूमिका निभाता है। अगर इसकी कमी हो जाए, जल की कमी हो जाए, तो आप देखिए कि जल की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेट होने लगती है बॉडी, कमजोरी आने लगती है, इतनी ज्यादा दिक्कतें होने लगती, बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगी तो जो शरीर के अंदर है वो भी बाहर निकलने लगेगा, वो भी कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए बॉडी में जल की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ यह जो है ताप, शरीर के जो ताप का नियंत्रण होता है, यह भी जल के माध्यम से ही संभव है। तो ये समझ में आ गया क्यों ये पोषक तत्वों में है, क्योंकि यह बहुत ही सहायक है। ठीक है, अब जो हमारा 6वां पोषक तत्व है वो है विटामिन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका आप देंगे, बाकी इसकी डिटेल कल की क्लास में शेयर करेंगे। इसको जीवन सत्व के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन, जिसको जीवन सत्व के रूप में भी जाना जाता है। यह पोषक तत्वों का एक समूह है। एक चीज आप जान लीजिए, विटामिन हमारे शरीर में अंदर नहीं होती, लेकिन इसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती ही होती है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को रोगों से लड़ने के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और यह हमको भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से ही प्राप्त होती है। जो हम भोजन में पोषक तत्व लेते हैं, भोजन के पोषक तत्वों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, यह पोषक तत्वों का एक समूह है जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है। ठीक, कार्बनिक यौगिक है, खनिज लवण, और ये दोनों ये अकार्बनिक है और यह कार्बनिक यौगिक है। यह कार्बनिक यौगिक है। देखिए, खनिज लवण अकार्बनिक है, यह कार्बनिक यौगिक है, जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब हमारे शरीर में इसकी जरूरत है। ठीक है, और इसको इस नाम से भी जानती है। ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत है। वैसे भी मैंने बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इसकी अधिक मात्रा में और इसकी सूक्ष्म मात्रा में लेकिन जरूरत होती ही होती है जीवन को जीने के लिए। फंक महोदय ने इसकी खोज की। फंक महोदय ने विटामिन की खोज की थी। अब इसके प्रकार देख लीजिए। इसके प्रकार 2 होते हैं। एक होता, देखिए, जब भी विटामिन का प्रकार पूछा जाता है तो अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो A B C D E K ऐसे गिन कर बताते हैं कि प्रोटीन, वो विटामिन जो है 6 प्रकार की है, विटामिन जो है 5 प्रकार की। कुछ नहीं, विटामिन कभी भी कहीं भी लिखने को आ जाए कि विटामिन कितने प्रकार की होती है, तो सिर्फ सीधा सा आंसर है विटामिन 2 प्रकार की होती है। एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन।
जल में घुलनशील विटामिन जो है उसमें आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि विटामिन बी 1, 2, ठीक है, 6, 12 जो पूरा विटामिन बी का संग्रहण है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील है। और विटामिन सी, यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। तो जो जल में घुलनशील है वो तो वैसे भी शरीर में संग्रहित नहीं हो पाएगी। और वसा में घुलनशील जो आपके विटामिन है ADE, अगर ये याद ना हो तो आप इसको उल्टा, अगर इतना याद हो जाएगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो बचा वो जल में घुलनशील है। इसको आप उल्टा याद करिए, KEDA, कीड़ा याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन क्या है। KEDA याद कर लीजिए उल्टा कीड़ा, तो आपको याद हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन यही है ADE। और ये जल में घुलनशील विटामिन है जिसको जीवन सत्व का नाम दिया गया, जो हमारे शरीर में सुरक्षात्मक तत्वों के रूप में इनकी संज्ञा दी गई। या रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, इसलिए इनकी हमको आवश्यकता होती है। लेकिन अब ये विटामिन A, B, C, D, E के सारे विटामिन के बारे में आपको पढ़ना है, जो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसकी क्लास नेक्स्ट में होगी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और जो समझ में ना आए आप उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। और कल विटामिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव या छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, जिससे आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आते हैं वो आपके तुरंत तैयार हो जाएंगे। चाहे वो आपका TGT है, चाहे वो आपका PGT है, चाहे वो नेट एग्जाम है, सब में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा ये जो चैप्टर है वो तो आपके सिलेबस में है ही, तो इसकी डिटेल्स पढ़नी आपके लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच। आगे आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।